नमस्कार दोस्तों पिछली कहानियों की तरह ही आज मैं फिर आपके सामने एक और नई कहानी सुना रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप पिछली कहानियों की तरह ही इस बार भी मुझे अपना प्यार और आशीष देंगे। तो लीजिए आज की कहानी एंकर नवीन पांडे के साथ पहाड़ की बारात भाग 2। पहाड़ की बारात में सुआल पथाई का बहुत बड़ा महत्व है। पहाड़ की बारात भाग 1 में मैंने आपको सुआल पथाई का विस्तृत विवरण दिया था, जिसमें गांव की महिलाएं, रिश्तेदार, नवयुवतियां और वृद्ध महिलाओं के द्वारा उनकी भूमिका के बारे में आप सभी ने सुना था। सुआल पथाई के बाद दूसरा दिन सभी रिश्तेदारों, गांव वासियों, बच्चों और नवयुवकों के लिए बहुप्रतीक्षित होता है। उस दिन निमंत्रण के अनुसार बारात वाले घर में सभी बाराती दोपहर के बाद एकत्रित होने लगते हैं। चूंकि बारात पहाड़ की परंपरा और रीति रिवाज के अनुसार आसपास के गांवों में पैदल ही जाती है, इसीलिए बारात घर में उस दिन उत्सव सा माहौल होता है और नाते रिश्तेदार, बिरादर, नवयुवक, बड़े बूढ़े और पारिवारिक सदस्य बारात की तैयारियां सुनिश्चित करने लगते हैं। बारात में महिलाओं की भागीदारी नहीं कराई जाती है, ऐसा कई जगहों पर माना जाता है। किंवदंतियों के अनुसार जब त्रेता युग में लगभग 9 लाख वर्ष पहले राम जी की बारात अयोध्या से प्रस्थान कर रही थी, उस समय दशरथ की तीनों रानियों में विवाद हो गया कि वह भी बारात में शामिल होंगी। तब कैकेयी व सुमित्रा में विवाद इस कदर बढ़ गया कि सुमित्रा ने यहाँ तक कह दिया कि केवल कौशल्या का अधिकार ही राम पर है, वहीं उनकी मां होने के नाते बारात में वही जा सकती हैं। इस बात से कैकेयी बिल्कुल सहमत नहीं हुई और उन्होंने कुपित रूप धारण कर लिया। यह देखकर कौशल्या का मन अधीर हो गया। उन्होंने दोनों रानियों के साथ बैठकर यह तय किया कि राम पर तीनों का बराबर का अधिकार है, इसीलिए यदि वह दोनों अर्थात कैकेयी और सुमित्रा बारात में नहीं जा सकती तो वह अर्थात कौशल्या भी नहीं जाएंगी और रात्रि भर हम तीनों गीत व नृत्य के माध्यम से खुशियां मनाएंगी। कहा जाता है कि उसी परंपरा के अनुसार उत्तराखंड में भी महिलाओं को बारात से वंचित कर दिया गया और यहाँ की महिलाओं द्वारा रात्रि भर नाच गाना, जिसे रौताली कहा जाता है, वो आयोजित किया जाने लगा, जिसमें संपूर्ण गांव की महिलाएं, नाते रिश्तेदारी की कन्याएं, महिलाएं बढ़ चढ़कर प्रतिभाग करती हैं। बारात की तैयारियों के बाद का सत्र बहुत ही मनमोहक होता है। घर के आंगन में ढोल बजाने वाला दमुआ वादक के साथ नौबत अर्थात इष्ट व भूमिया को समर्पित धुन लगाता है। तुतरी वादक 3 तान बजाकर सभी को सूचित करता है और आमंत्रित करता है, अर्थात तुतरी की 3 धुनों से दूर दूर तक जहां तक भी आवाज जाती है, सभी को पता चल जाता है कि बारात वाले घर में बारात के प्रस्थान की तैयारियां अब होने लगी हैं। बीन बाजा, मसकबीन की सुंदर धुन, छोलियारों का नृत्य, दमुआ की थाप, गांव के बच्चों व नवयुवकों द्वारा मुंह में रुमाल दबाकर नृत्य करना और दूसरी तरफ दूल्हे के कुरमुए अर्थात चावल पीसकर पानी मिलाने के बाद मुख पर विशेष आकृति बनाना, कुरमुए निकालना कुल पुरोहित का विशेष कार्य माना जाता है। कुरमुए के बारे में एक किंवदंती है। लगभग 5000 वर्ष पहले किसी गांव में एक नवयुवक की बारात
सैकड़ों बारातियों के साथ संध्या के समय दुल्हन के घर पहुंची। दूल्हा मुकुट में सजकर और सेहरा पहनकर जब दुल्हन के घर पहुंचा तो स्वागत द्वार पर दूल्हे की सालियां जूता छिपाई के लिए तैयार खड़ी थीं। दूल्हा बारात के साथ स्वागत द्वार पर जैसे ही पहुंचा तो सालियों द्वारा जूता छीनने की रस्म के दौरान दूल्हे का मुकुट नीचे गिर गया। मुकुट के नीचे गिरते ही सालियों ने जब अपने होने वाले जीजा का मुंह देखा तो वे जीजा का काला रंग देखकर नाराज हो गईं और दूल्हे के पिता से बहस करने लगी। जब बात बहुत बढ़ गई तो यह खबर दुल्हन तक भी पहुंच गई। दुल्हन को इस बात का पता चलने पर कि दूल्हा काले रंग का है, दुल्हन ने उससे विवाह करने से मना कर दिया और बारात को वापस जाना पड़ा। तभी से यह कहा जाता है कि यदि दूल्हा श्याम वर्ण का भी है तो उसे मुख में सफेद कुरमुए से सजाकर ले जाने में वह सुंदर दिखाई देता है और तभी से दूल्हे के कुरमुए निकाले जाने की प्रथा की शुरुआत हुई, ऐसा कहा जाता है। कुलपुरोहित द्वारा कुरमुए निकाले जाने के बाद दूल्हे को पटांगण में खड़ा कर दिया जाता है। कुरमुए निकालने के बाद मुकुट और सेहरे के साथ दूल्हा सज धज कर कुर्ता और धोती पहने आंगन में खड़ा हो जाता है। पटांगण में खड़े होने के बाद दूल्हे की माँ, बहनें और पारिवारिक महिलाएं अक्षत परखती हैं। अक्षत परखने के बारे में कहा जाता है कि अक्षत परखने से दूल्हे को नजर नहीं लगती है तथा भूत और पिशाच का साया उसके ऊपर से समाप्त हो जाता है। अक्षत परखने के बाद बारात की तैयारियां लगभग पूरी हो जाती हैं। जैसे ही अक्षत परखने की प्रक्रिया संपन्न होती है तो ढोल, दमुआ, नगाड़े और बीन बाजे की धुनों पर छोलिया नर्तक नाचने लगते हैं। साथ ही बाराती भी इसमें शामिल हो जाते हैं। छोलिया नृत्य के बारे में एक किंवदंती बहुत प्रचलित है कि झिंगराकोट के राजा छुरमुल ने विवाह के समय सेली सौकान अर्थात भोट प्रदेश में कन्या पक्ष के घर में सूचना दी थी कि छुरमुल बूढ़ा है और उसके भतीजे तक इस बारात में शामिल हैं। इसीलिए घरातियों ने बारातियों को विषाक्त भोजन खिलाकर बेहोश कर दिया। जब छुरमुल और धर्मदास ढोली को पता चला तो धर्मदास ने अपनी सेज वाली लकड़ी से अमृतरस मंत्रोच्चारण कर बारातियों को ठीक कर दिया और बाद में गुस्से में आकर छुरमुल के बाराती गांव में आतंक फैलाकर कन्या का हरण कर ले आए। ऐसे कई और भी उदाहरण हैं जब छोलिया नृत्य के माध्यम से पुरुष कन्याओं का हरण करते थे ताकि छोलिया नृत्य में युवतियां युवकों को छलती थीं। एक और भी कहानी छोलिया नर्तकों के बारे में प्रचलित है कि मौर्य काल में 20 कन्याओं का उपयोग किया जाता था। यौद्धिक परंपराओं के अनुसार लेखक बद्रीदत्त जी लिखते हैं कि राजा उद्योतचंद अपने दौर के समय राज चेलियां भी साथ ले जाते थे जिन्हें आवश्यकता अनुसार अपनी सेवा अथवा छलने हेतु यौद्धिक उपयोग में लाया जाता था। तो आज की कहानी कैसी लगी मुझे अपने कमेंट के द्वारा जरूर बताइएगा। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कर ऑल पर क्लिक कीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नई कहानी अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सकें। दोस्तों, पहाड़ की बारात की भाग 3 में आगे क्या कुछ होता है मैं आपको इस कहानी के साथ जरूर आगे बतलाऊंगा। तो नई कहानी के साथ फिर मुलाकात होगी।
तब तक मुझे अनुमति दीजिएगा। थैंक यू, गुड बाय, सायोनारा।